नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नॉवल वर्ल्ड पर। पिछला भाग बेहद रोमांचक था और आज हम कहानी को और आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अगला भाग। इन लॉस। आराध्या के सवाल पर रुद्राक्ष कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, वो ज्यादातर लोगों की ही होता है, तो इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हें भी होगा। आराध्या जानती थी कि रुद्राक्ष झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद कोई नहीं बोला। दोनों चुपचाप अपना खाना खा रहे थे। अचानक रुद्राक्ष ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, तुम क्या सोच रही हो? मतलब तुम क्या करना चाहती हो इसके बाद? मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। मेरा सपना था मॉडल बनने का, लेकिन उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है, आराध्या धीरे से बोली। रुद्राक्ष ने जब आराध्या की आंखों में उदासी देखी तो उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो बोला, किसी भी चीज के लिए कभी देर नहीं होती। तुम अगर चाहो तो अब भी एक मॉडल बन सकती हो, और सबसे बड़ी बात, तुम मेरी रुद्राक्ष सिंघानिया की वाइफ हो। दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, आप हमेशा कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप तो भगवान नहीं है ना, जो सब कुछ कर सकते हैं। रुद्राक्ष उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आराध्या उसकी बात सुनकर खामोश हो गई। डिनर करने के बाद आराध्या बेडरूम के अंदर आ गई। वो रूम के चारों तरफ घूम रही थी। उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि आज से पहले वो अभी किसी लड़के के साथ एक रूम में नहीं रही थी, मोहित के साथ। जब वो रिलेशन में थी तो वह दोनों कभी इतने करीब नहीं आए थे। रुद्राक्ष समझ गया था कि वह क्या सोच रही है, इसीलिए वह बोला, तुम क्या सोच रही हो? चुपचाप आकर सो जाओ। और अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं खुद पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं कर सकती तो वो अलग बात है। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाईं और अपने मन में बोली, हाँ, ये आदमी कितना बेशर्म है। फिर वह बिस्तर पर बैठ गई और बोली, किसने कहा कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती? मेरा ड्राइवर भी आपसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। इतना कहकर उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर लिया और लेट गई। रुद्राक्ष को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। फिर वो भी लाइट बंद करके उसके पास लेट गया। अगली सुबह रुद्राक्ष ने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर सोते हुए आराध्या पर चली गई। आराध्या सोते हुए बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी, और रुद्राक्ष तो जैसे उसके चेहरे में ही खो गया था। जैसे ही सूरज की रोशनी आराध्या के चेहरे पर पड़ी, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर रुद्राक्ष पर चली गई, जो उसे ही देख रहा था। तो उसने पूछा, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? तो रुद्राक्ष ने उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग वाइफी। वाइफी शब्द सुनकर आराध्या ने बहुत धीमी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग। फिर रुद्राक्ष बेड से उठते से हुए बोला, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ, अभी बस 6 ही बजे हैं। आराध्या कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उसने नीचे से बहुत शोर सुना तो उसने उठकर पूछा, नीचे क्या हो रहा है? तुम यही रुको, मैं जाकर चेक करता हूँ। ये कहकर रुद्राक्ष मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। रुद्राक्ष जब नीचे आया तो वो हॉल का नजारा देखकर हैरान हो गया। हॉल के चारों तरफ तरह तरह के गिफ्ट रखे हुए थे, और सोफे पर उसके दादा दादी, मम्मी पापा और भाई बैठे हुए थे। रुद्राक्ष एक गहरी सांस ली और बोला, आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्ष के दादाजी अशोक सिंघानिया खड़े हुए और थोड़ा नाराजगी से बोले, क्या तुम्हें बड़ों का इस तरह से वेलकम करना सिखाया गया है? अपने पति को गुस्से में देखकर रुद्राक्ष की दादी अमिता सिंघानिया उन्हें शांत कराते हुए बोली, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो शांत हो जाओ। अमिता जी के बोलने के बाद अशोक सिंघानिया शांत हो गए। तो रुद्राक्ष ने पहले अपने दादा दादी फिर मम्मी पापा के पैर छुए। रुद्राक्ष के पापा आशुतोष सिंघानिया, जो सिंघानिया इंडस्ट्रीज के चेयरमैन थे, वो अभी भी काफी हैंडसम लग रहे थे। रुद्राक्ष काफी हद तक उनकी तरह ही दिखता था। उन्होंने रुद्राक्ष के कंधे को थपथपाया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे ही बेटे हो। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। रुद्राक्ष ने अपनी भौहें उठाई और कहा, क्या इतने सालों तक आपको शक था कि मैं आपका बेटा हूँ? हाँ,
क्योंकि मेरा बेटा कभी इतना कायर नहीं हो सकता कि वो जिस लड़की से प्यार करता है उसने कभी बताया ही नहीं, इसीलिए मुझे शक था। कई बार तो मुझे लगा कि हॉस्पिटल में अदला बदली हो गई है, इसीलिए मैंने डीएनए टेस्ट करवाने के बारे में भी सोचा था। समर्थ जो एक कोने में खड़ा था, उसने जब अपने पापा की बात सुनी तो जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हुए बोला, सॉरी भैया, पर ये सच में बहुत ज्यादा फनी है। रुद्राक्ष ने समर्थ को घूरा। वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसकी माँ साक्षी सिंघानिया, जो अभी भी बहुत खूबसूरत थी, उन्होंने उसे बीच में ही रोक लिया और कहा, आप अगर सच में डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं तो एक काम कीजिएगा, उसके साथ डिवोर्स पेपर भी रेडी कर लीजिएगा। उनकी बात सुनकर आशुतोष जी का चेहरा पीला पड़ गया और वो बोले, ये सब तुम क्या कह रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे पता है कि वो मेरा ही बेटा है, मेरा खून है। साक्षी जी ने एक नज़र अपने पति को देखा, फिर रुद्राक्ष की तरफ घूमकर बोली, आई एम सो हैप्पी फॉर यू रुद्र। क्या तुम्हें पता है मैं कितने सालों से इस दिन का इंतजार कर रही थी? बोलते बोलते हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए। रुद्राक्ष में जब अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे तो वो उनके पास आया और उनके आंसू पोंछत कर उन्हें गले लगाते हुए बोला, आप रो क्यों रहे हो मॉम? वो तो सही कह रहा है, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो उसे मारना चाहिए, उसने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। ये सब हमें किसी और से जानना पड़ रहा है। अशोक सिंघानिया ने ये सब देखकर कहा, किसी और से मतलब? मैं भी आपका पोता हूँ। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? समर्थ ने नाराजगी से कहा। तुम चुप रहो। फिर वो रुद्राक्ष की तरफ मुड़कर बोले, और तुम कब तक हमसे ये सब छुपाने वाले थे? रुद्राक्ष ने एक आह भरी और बोला, दादाजी, मैंने सोचा था कि मैं 2-3 दिन बाद उसे लेकर हवेली आऊंगा, लेकिन किसी ने सब कुछ खराब कर दिया। उसका इशारा समर्थ की तरफ था। अशोक जी कुछ कहते कि उनकी नज़र उस तरफ गई जहां रुद्राक्ष देख रहा था। सीढ़ियों पर आराध्या खड़ी होकर उन सब की बातें सुन रही थी। वो हैरान थी उन सब की बातें सुनकर। रुद्राक्ष ने जब उसे देखा तो वो उसके पास गया। उसने देखा आराध्या डरी हुई है, इसीलिए उसने उसका कान में कहा, डरो मत, वे तुम्हारे ससुराल वाले हैं, न कि जंगली जानवर। वे तुम्हें नहीं खाएंगे। और उसका हाथ पकड़कर सबके बीच ले आया और सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोला, ये मेरी वाइफ आराध्या है। फिर अपने दादा दादी की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मेरे दादाजी और दादी है। तो आराध्या ने जाकर उनके पैर छुए। अशोक जी ने उसे खड़ा किया और कहा, आज तुम भी मेरी पोती हो और सिंघानिया परिवार का हिस्सा हो, और अगर कभी भी रुद्र ने तुम्हें परेशान किया तो तुम उसे सीधे गोली मार देना और कोई भी टेंशन मत लेना, पुलिस का ध्यान में रख लूंगा। उनकी बात सुनकर आराध्या समझ नहीं पा रही थी कि उसे हंसना चाहिए या रोना। कौन सा दादाजी अपने पोते को मारने की आज़ादी देता है, वो भी इस तरह? उनकी बात सुनकर रुद्राक्ष के दादी अमिता जी बोली कि आप उसे डरा रहे हो। फिर वो आराध्या की तरफ मुड़कर बोली, हो सकता है तुम्हें लगता है कि ये लोग बहुत पावरफुल है, लेकिन वो सब बाहर है, इस घर के अंदर नहीं। घर के अंदर वही होता है जो हम चाहते हैं, इसीलिए तुम भी इस घर की मालकिन हो और तुम जो चाहो वो कर सकती हो। आराध्या उनकी बात सुनकर हैरानी हुई, फिर उसने अपना सिर नीचे करके हामी भरी। उसके बाद रुद्राक्ष ने उसे अपने माँ और पापा से इंट्रोड्यूस करवाया। आराध्या ने उन दोनों के पैर छुए और बोली, अंकल, आंटी, अरे ये क्या बात हुई? तुम रुद्र की पत्नी हो तो तुम हमें मम्मी पापा कहकर ही बुलाओगे। मुझे हमेशा से एक बेटी चाहिए था, लेकिन आज मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई तुम्हें देखकर। रुद्राक्ष की माँ साक्षी जी ने आराध्या का सिर सहलाते हुए कहा। आराध्या ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे उनके अंदर अपनी माँ दिखाई दे रही थी। आराध्या उनके गले लगकर रोने लगी। साक्षी जी समझ गई कि उसे अपनी माँ की याद आ रही है, इसीलिए उन्होंने उसके आंसू पूछते हुए कहा, तुम्हें ऐसे रोते हुए देखकर तुम्हारी माँ को अच्छा लगेगा क्या? आशुतोष सिंघानिया, जो अब तक खामोश थे, उन्होंने आराध्या का सर थपथपाई और कहा, वेलकम टू सिंघानिया फैमिली। आराध्या उनकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिलेगा, लेकिन अचानक उसके मन में आया, क्या वो सब तब भी उसे इतना ही प्यार करेंगे?
जब उन्हें पता चलेगा कि मोहित ने उसे शादी के मंडप में छोड़ दिया था? एक्स बॉयफ्रेंड। रुद्राक्ष ने जब आराध्या का उदास चेहरा देखा तो वो समझ गया कि वो क्या सोच रही है। वो उससे कुछ कहने ही बोला था कि उसकी माँ साक्षी आराध्या के पास आई और बोली, आराध्या, तुम क्या सोच रहे हो? और प्लीज मुझे ये मत कहना कि तुम उस मोहित शर्मा के बारे में सोच रहे हो। आराध्या हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सास उससे इस बारे में बात करेगी। उसने अपना निचला होंठ काटा और कहा, वह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही साक्षी जी बोली, मेरी बात सुनो आराध्या, मोहित जैसा लड़का कभी भी तुम्हारे लायक नहीं था। तुम एक हीरा हो जिसे पहचानने में वह लोग नाकामयाब रहे। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे साथ रुद्र की शादी हुई, क्योंकि तुमसे बेहतर उसे और कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारी माँ सही कह रही है, ज्यादा मत सोचो, ठीक है? हम सभी खुश हैं तुमने रुद्र से शादी की है। दादी जी उनके पास आते हुए बोली। आराध्या ने जब उन दिनों की बातें सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह उन दोनों के गले लगते हुए बोली, थैंक यू दादी, थैंक यू माँ, मैं भी बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे फैमिली मिला। रुद्राक्ष ने जब अपनी वाइफ को उसके फैमिली के इतने करीब देखा तो उसे जलन महसूस हुआ। उसने आराध्या को अपनी तरफ खींचा और कहा, ठीक है आप सब चलिए, हम सब ब्रेकफास्ट करते हैं। रुद्राक्ष की बात मानकर सब वहां से जाने लगे। सबको ऐसे जाते हुए देखकर समर्थ हैरान रह गया। क्या वो सब भूल गए कि वह भी यहाँ पर है? उसने जोर से चिल्लाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अरे मैं भी यहाँ पर हूँ, आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? फिर वह अपने भाई की ओर मुड़ा और कहा, भैया आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मेरी प्यारी भाभी से मेरा इंट्रोडक्शन तक नहीं कराया। अपने भाई की बात सुनकर रुद्राक्ष आराध्या की तरफ मुड़ा और कहा, ये मेरा भाई है समर्थ। अगर तुम्हें कभी भी मेरी फैमिली तक कोई भी खबर पहुंचाना हो तो बस उससे कह देना, पलक झपकते ही ये पूरी फैमिली को ये बता देगा। समर्थ ने रुद्राक्ष को घूरा और आराध्या से कहा, भाभी आप उनकी बात पर ध्यान मत दो। मैं समर्थ हूँ, सिंघानिया फैमिली का सबसे छोटा बेटा, और अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की या फिर मदद की जरूरत पड़े तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। आराध्या उसकी बात सुनकर मुस्कराई। डाइनिंग रूम में साक्षी जी और दादी जी आराध्या के पास बैठी थी। रुद्राक्ष आराध्या के पास बैठना चाहता था, लेकिन मन मसोसकर वो अपने पापा के पास बैठ गया। और दादी लगातार आराध्या के प्लेट में खाना डाल रही थी। आराध्या उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन उसने जब उन्हें अपनी खुशी से ये सब करते देखा तो वह मना नहीं कर पाई और चुपचाप खाने लगी। दादाजी ने अपना सिर उठाया और रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, तुम शर्मा फैमिली के साथ क्या करने की सोच रहे हो? मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ने की नहीं सोच रहे होंगे। दादाजी, मैं सिर्फ आपके प्रॉमिस की वजह से ही कुछ नहीं कर रहा हूँ, रुद्राक्ष ने कहा। उसे भूल जाओ। उन्होंने आराध्या के साथ जो कुछ किया उसका सजा उन्हें मिलना चाहिए। तुम जो चाहे कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रुकूंगा, दादाजी ने कहा। मैंने आपसे यही उम्मीद की थी, रुद्राक्ष ने मुस्कुराकर कहा। उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन खत्म करने से हमारे कंपनी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगा कि ये सब इतनी जल्दी मत करो। किसी को एक बार में मारने के बजाय तड़पा तड़पा कर मारने का अलग ही मजा है, रुद्राक्ष के पापा ने कहा। रुद्राक्ष उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, मैं आपकी बात याद रखूंगा। आराध्या उन सब की बात सुनकर हैरान थी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने बाद में इस बारे में रुद्राक्ष से बात करने की सोची। ब्रेकफास्ट के बाद सभी लोग लिविंग रूम में बैठकर चाय पी रहे थे। दादी माँ और साक्षी जी अपने साथ लाए हुए गिफ्ट आराध्या को दे रही थी। साक्षी जी ने एक बॉक्स खोला। उसके अंदर 2 सोने के कंगन रखे हुए थे। उन्होंने वो कंगन आराध्या के हाथों में पहनाया और कहा, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब तुम्हारी दादी ने मुझे यह दिया था, और उन्हें भी यह अपने सास से ही मिली थी, इसीलिए आज मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। आराध्या ने कंगन को देखा, फिर साक्षी जी की तरफ मुस्कुराकर बोली, थैंक यू मॉम, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। तुम दोनों कब कपूर हाउस जाने की सोच रहे हो? दादी माँ ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर पूछा। आज, रुद्राक्ष ने अपने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा।
ये ठीक है, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उन सबसे मिलना चाहिए। हम सबको एक साथ ही चलना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए। आप क्या कहते हैं? दादी माँ ने दादाजी की तरफ देखकर कहा। जैसा तुम चाहो, दादाजी ने कहा। आप सब चले जाइए, मैं नहीं जा पाऊंगा। आज मेरा एक मीटिंग है, आशुतोष जी ने मना करते हुए कहा। ये तो काफी अच्छी बात है, इसी बहाने में नीरज से भी मिल लूंगी, साक्षी जी ने कहा। आराध्या उनकी बात सुनकर हैरान हो गई और उनसे बोली, मॉम, क्या आप मेरे पापा को जानते हैं? साक्षी जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे पापा और मैं हाई स्कूल में एक दूसरे को डेट करते थे। आराध्या ने जैसे ही सुना, उसके मुंह से सारी चाय बाहर निकल गई। दादी माँ ने देखा तो उसे पानी पिलाया। तभी उन सबको कांच टूटने की तेज आवाज सुनाई दी। सभी ने उस दिशा की ओर देखा जहां आशुतोष जी बैठे थे। उन्होंने चाय का कप फर्श पर गिरा दिया था, जिससे वह टूट गया था। आशुतोष जी जल्दी से उठे और बोले, आह, मैं कितना लापरवाह हूँ, मैंने अपने ऊपर चाय गिरा ली। अब मैं इस तरह मीटिंग के लिए कैसे जा सकता हूँ? इससे अच्छा यही होगा कि मैं भी आप लोगों के साथ जाऊं। फिर उन्होंने अपना फोन उठाया और कहा, मैं अभी मीटिंग कैंसिल करवा देता हूँ। आशुतोष जी के जाने के बाद साक्षी जी हंसने लगी। फिर उन्होंने कहा, आराध्या, तुम जाकर तैयार हो जाओ। तो आराध्या साक्षी जी की बात मानकर अपने कमरे में चली गई। बेडरूम के अंदर जाकर आराध्या इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। रुद्राक्ष जब रूम में आया तो उसे देखकर पूछा, अब तुम परेशान क्यों हो? आराध्या उसकी तरफ मासूमियत से देखकर बोली, मेरे पास पहनने के लिए कोई भी कपड़े नहीं हैं। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष वार्डरोब की तरफ गया और उसे खोलकर बोला, क्या तुमने एक बार भी इसके अंदर देखा? आराध्या उसके पास आई वर देखने लगी। वहां पर साड़ी, सूट और भी बहुत तरह की लड़कियों के ड्रेस रखे हुए थे, और वह सब उसके साइज के ही लग रहे थे। आपने ये सब कब लिया? और आपको कैसे मेरा साइज पता चला? आराध्या ने पूछा। रुद्राक्ष ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और कहा, तुम तैयार हो जाओ, मैं दूसरे कमरे में तैयार हो जाऊंगा। फिर वह वहां से चला गया। आराध्या ने उसे जाते हुए देखा तो एक गहरी सांस लेकर अपने मन में बोली, ये आदमी मुझे हैरान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। फिर उसने वार्डरोब से एक पिंक कलर का सूट निकाला और उसे लेकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर बाहर आई तो देखा रुद्राक्ष उसका इंतजार कर रहा है। रुद्राक्ष की नजर जब आएगा तब मरीजों को एक बुलबुल से देखता ही रह गया। फिर उसकी कमर को अपनी तरफ खींचा और उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। आराध्या उसकी बात सुनकर शर्मा गई और बोली, नीचे सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। फिर रुद्राक्ष ने उसे छोड़ दिया और दोनों नीचे आ गए। नीचे आकर आराध्या ने देखा हाल में बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए थे जो नौकर कार में रख रहे थे। आराध्या इतने सारे गिफ्ट को देखकर अपने मन में बोली, इन लोगों ने इतने कम समय में इतना सब कुछ कर लिया। आराध्या अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि रुद्राक्ष उसके पास आया और बोला, डोंट माइंड, मेरी फैमिली ऐसी ही है। मैं तुम्हें उनसे मिलने के लिए कुछ टाइम देना चाहता था, लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही आराध्या ने उसकी बात काट कर कहा, कोई बात नहीं, वो लोग बहुत अच्छे हैं और आपसे बहुत प्यार भी करते हैं। फिर थोड़ी देर रुककर बोली, अगर वो लोग आज नहीं आते तो मुझे कैसे पता चलता कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और आपको इस घर से बाहर भी निकाल सकती हूँ। ये कहकर वह वहां से साक्षी जी की तरफ चली गई। आराध्या को देखकर साक्षी जी उसके पास आई और उसकी नजर उतारते हुए बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। थैंक यू माँ, आराध्या ने कहा। ठीक है, अब चलो, कार तैयार है। मैं, रुद्र, तुम और रुद्र के पापा एक कार में जाएंगे और दूसरे में माँ, पापा और समर्थ। आराध्या ने सिर हिलाया, लेकिन वो बहुत घबराई हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने पापा का सामना करेगी। अब तक तो उसकी और मोहित की शादी कैंसिल हो गई, ये खबर चारों तरफ फैल गई होगी। ये सब सोचकर वो बहुत परेशान थी। साक्षी जी ने आराध्य की घबराहट देखी तो बोली, मुझे पता है कि तुम अपने पापा के रिएक्शन के बारे में सोच रही हो। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पापा को संभालूंगा।
और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात जरूर मानेंगे। अहम। पास ही खड़े आशुतोष जी ने जब ये सुना तो उन्होंने खांसने का नाटक किया। वो सच में नीरज जी को पसंद नहीं करते थे। कौन सा आदमी उस इंसान को पसंद करेगा जो कभी उसकी पत्नी का एक्स बॉयफ्रेंड हो? कोई नहीं करेगा। वह कभी भी नहीं चाहते थे कि साक्षी जी उनके साथ कोई भी संबंध रखें। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। नीरज जी उनके समधी थे, इसीलिए दोनों का कभी कभी आपस में मिलना तय था। ये सब सोचकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। 3 आलीशान कार कपूर हाउस के बाहर आकर रुकी। आराध्या अपनी परेशान भरी निगाहों से रुद्राक्ष की तरफ देखने लगी। उसकी निगाहों को भागते हुए रुद्राक्ष के हाथों पर अपना हाथ रखा और कहा, डरो मत, तुम पहले अंदर जाकर उन्हें सब समझाओ। हम सब तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं, और जो भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आराध्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और कार से नीचे उतरकर हवेली के अंदर जाने लगी। आई एम मैरिड। आराध्या जैसे ही कपूर मिशन के अंदर गई, एक अधेड़ उम्र की औरत ने उसे देखकर कहा, आराध्या दीदी। आराध्या ने उनकी तरफ देखा और पूछा, शिलादी पापा कहाँ हैं? कल से सर आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान थे और वह अब अपने रूम में रेस्ट कर रहे हैं, शीला ने जवाब दिया। उनकी बात सुनकर आराध्या ऊपर जाने के लिए मुड़ी, तभी शीला ने कहा, कल से सर ने कुछ नहीं खाया और आपके साथ जो भी हुआ। आराध्या जानती थी कि शीला किस बारे में बात कर रही है। कल के बारे में अचानक सोचते ही उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और कहा, आप खाना ऊपर ले आइए, मैं उन्हें खिला दूंगी। फिर वह 1 सेकंड के लिए रुकी और बोली, और कुणाल के बारे में कोई खबर है? शीला ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह कल वापस आ रहे हैं। आराध्या को खुशी हुई जब उसने सुना कि उसका छोटा भाई कुणाल वापस आ रहा है। वह उसकी शादी में नहीं आया क्योंकि वह शुरू से ही मोहित और आराध्या के शादी के खिलाफ था। कुणाल ने हमेशा कहा कि मोहित एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन आराध्या ने कभी उसकी नहीं सुनी। ये सोचकर कि उसका भाई सही था, आराध्या ने आह भरी और कहा, मैं कल खुद उसे लेने एयरपोर्ट जाऊंगी। आपको उसके लिए कोई कार भेजने की जरूरत नहीं है। आप खाना लेकर पापा के कमरे में आई है, मैं वहीं जा रही हूँ। ये कहकर वह अपने पापा के कमरे की ओर चल दी। कमरे के अंदर जैसे ही आराध्या कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा कि नीरज जी बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनका चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा था। वह नीरज जी का हाथ पकड़कर उनके पास बैठ गई। नीरज जी ने अपनी आंखें खोलकर जैसे ही आराध्या को देखा, वो जल्दी से उठकर बैठ गए और कहा, आराध्या तुम आ गई। तुम्हें पता है मैं कितना टेंशन में था तुम्हारे लिए। आराध्या ने अपने पापा की ओर देखा और कहा, सॉरी पापा, मैंने आपको परेशान किया। नीरज जी ने आराध्या के चेहरे को देखा और कहा, मुझे सच में तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही थी और मैंने तो सोचा था कि मैं पुलिस को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दूं, लेकिन तभी किसी ने आकर मुझसे कहा कि तुम ठीक हो और अपने दोस्त के घर पर हो। फिर उन्होंने आराध्या का सिर सहलाया और कहा, कल जो भी हुआ वो सब भूल जाओ। बल्कि मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारे साथ उस मोहित की शादी नहीं हुई, वरना कभी मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। वो कभी तुम्हारे लायक नहीं था। अब मैं कभी तुम्हारी शादी के बारे में बात नहीं करूंगा। शादी शब्द सुनकर आराध्या के दिल में एक हलचल पैदा हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे उसके पापा को अपनी शादी के बारे में बताएं। आराध्या अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, पापा मैं। वह अपनी बात पूरी कर पाती से पहले ही नीरज जी ने कहा, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। तुम हमारे बिजनेस के बारे में मत सोचो। पैसा हमेशा कमाया जा सकता है, लेकिन स्वाभिमान एक ऐसी चीज है जो एक बार खो जाने के बाद कभी कमाया नहीं जा सकता। आराध्या कुछ कहने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने देखा शीला खाना लेकर दरवाजे पर खड़ी हुई है। उसने उसे अंदर आने को कहा। शीला के अंदर आने के बाद आराध्या ने उसके हाथों से खाने की प्लेट ली और नीरज जी के सामने रखकर कहा, कितनी बार आपको मुझे कहना पड़ेगा कि आप अपना खाना टाइम से खाया करो? उसकी बात सुनकर नीरज जी ने उसके बालों को सहलाया और फिर खाने की प्लेट लेकर खाने लगे।
उनका खाना खत्म होने के बाद आराध्या ने कहा, पापा मुझे आपको कुछ बताना है। नीरज जी ने उसकी ओर देखा और उसे अपनी बात जारी रखने का इशारा किया। आराध्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, पापा मैंने शादी की है। नीरज जी को लगा जैसे उन्होंने कुछ गलत सुना है, इसीलिए उन्होंने पूछा, तुमने क्या कहा? आराध्या ने अपना सर नीचे किया और धीरे से बोली, मैंने ये कहा कि मैंने शादी कर ली है। आराध्या की बात सुनकर नीरज जी हैरान हो गए और बोले, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्योंकि एक लड़के ने तुम्हें डंप कर दिया, तुम किसी भी अनजान से शादी कर लोगी। आराध्या चुपचाप उनकी बात सुनती रही, उसने कुछ भी नहीं कहा। मैं ये शादी नहीं मानता, तुम चलो मेरे साथ, हम अभी ये शादी तोड़ देंगे। नीरज जी ने गुस्से में कहा और अपना फोन निकालकर लॉयर को कॉल लगाने लगे। उनको ऐसा करते देख आराध्या ने उनके हाथों से फोन छीना और कहा, पापा आप कुछ नहीं कर सकते, उसकी मर्जी के बिना। क्यों कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा बिजनेस बैंकक्रप्ट हो गया है। तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा कमजोर पड़ गए हैं? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का फायदा उठाने की? मुझे यकीन है ये सब वह तुम्हारे पैसों के लिए कर रहा है। मैं उसे जेल में डाल दूंगा। नीरज जी ने गुस्से में कहा, मेरे पैसों की उन्हें क्या जरूरत पड़ेगी? अगर वो चाहे तो पूरी मुंबई को खरीद सकते हैं और उसे जेल में शायद भगवान ही डाल सकते हैं। आराध्या ने अपने मन में सोचा, तुम मेरा फोन वापस कर दो, मैं अभी अपने वकील को फोन करके उसके ऊपर केस कर दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बिना मेरी बेटी से शादी करने की? नीरज जी ने गुस्से में कहा। आराध्या ने देखा उसके पापा बहुत गुस्से में हैं, इसीलिए उसने उन्हें शांत कराते हुए कहा, पापा आप ऐसा नहीं कर सकते, वो बहुत पावरफुल है। नीरज जी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, तुमने किससे शादी की है? आराध्या ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से बोली, रुद्राक्ष सिंघानिया। नीरज जी ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी की और हैरानी से बोले, तुमने क्या कहा? इसे फिर से कहो। आराध्या ने फिर से बहुत धीमी आवाज में कहा, रुद्राक्ष सिंघानिया। फिर से कहो, नीरज जी ने तेज आवाज में कहा। आराध्या ने अपना सिर ऊपर उठाया और कहा, मैंने रुद्राक्ष सिंघानिया से शादी की है। नीरज जी बेड से उठकर बैठ गए और उससे पूछा, रुद्राक्ष सिंघानिया? तो आराध्या ने सिर हिलाया। सिंघानिया इंडस्ट्रीज का प्रेसिडेंट रुद्राक्ष सिंघानिया। नीरज जी ने फिर से पूछा, तो आराध्या ने फिर से सिर हिलाया। नीरज जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ने रुद्राक्ष सिंघानिया से शादी की है। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, ये नहीं हो सकता। क्या तुम्हें यकीन है कि वो रुद्राक्ष सिंघानिया ही है? हो सकता है कि तुमने गलती की हो और किसी और से शादी कर ली हो। आराध्या उनकी बात सुनकर उनकी तरफ देखने लगी, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। नीरज जी को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ने रुद्राक्ष सिंघानिया से शादी की है। एरोगेंट, हार्टलेस, गुस्से वाला, निर्दयी कोल्ड सीईओ सिंघानिया अब उनका दामाद था। जैसे ही नीरज जी आराध्या से कुछ पूछने वाले थे, शीला कमरे के अंदर आई और कहा, सर बाहर मिस्टर रुद्राक्ष सिंघानिया आपसे मिलने आए हैं। आराध्या ने जैसे ही सुना रुद्राक्ष उसका इंतजार कर रहा है, उसकी नजर अपने पापा पर चली गई, जो बेहद गुस्से में थे। वह यही सोच रही थी कि उसके पापा रुद्राक्ष को कैसे ट्रीट करेंगे। आराध्या ने सच में रुद्राक्ष सिंघानिया से शादी की है, लेकिन रुद्राक्ष सिंघानिया ने आराध्या से शादी क्यों की? क्या इस शादी के पीछे उसका कोई मकसद है? लेकिन क्या? मुझे ये पता लगाना ही पड़ेगा। मैं उसके साथ अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता। नीरज जी अपने मन में बोले। इससे पहले कि आराध्या कुछ कहती, नीरज जी रूम से बाहर निकल गए। जेलस फादर इन लॉ। लिविंग रूम में जब नीरज जी और आराध्या लिविंग रूम के अंदर आए तो उन्होंने देखा रुद्राक्ष चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ है। जब रुद्राक्ष ने नीरज जी और आराध्या को अपनी ओर आते देखा तो वह सोफे से उठकर खड़ा हो गया। नीरज जी ने एक नजर रुद्राक्ष की तरफ देखा, फिर आराध्या की तरफ मुड़कर बोले, तुम अंदर जाओ, मैं मिस्टर सिंघानिया से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। आराध्या का चेहरा पीला पड़ गया।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह दोनों का अकेले छोड़कर कैसे जाए, क्योंकि सब जानते थे रुद्राक्ष को गुस्सा बहुत जल्दी आता था और अभी नीरज जी भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे और इसीलिए वह उन दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने हिम्मत की और कहा, लेकिन पापा वह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उससे कहा, चिंता मत करो, तुम अंदर जाओ। उसकी बात सुनकर बिना कुछ कहे आराध्या पीछे मुड़ी और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद नीरज जी ने शीला को भी उसके पीछे जाने को कहा और जाकर दरवाजा बंद कर दिया। लिविंग रूम में पूरी तरह सन्नाटा था। न तो रुद्राक्ष कुछ कह रहा था और न ही नीरज जी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? नीरज जी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। रुद्राक्ष ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, इससे आपका क्या मतलब है? प्लीज मुझे ये मत कहना कि तुम्हें उससे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम उससे प्यार करते हो। तुम्हें पता है कि कल क्या हुआ था, लेकिन फिर भी तुमने कल ही उससे शादी कर ली। मुझे यकीन है ये सब करने के पीछे तुम्हारा जरूर कोई मतलब छुपा हुआ है। नीरज जी ने रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए कहा। बदले में रुद्राक्ष ने भी उनकी आंखों में देखा और कहा, क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे अगर मैं कहूं कि मैं 5 साल से आराध्या से प्यार करता हूं? नीरज जी ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, ये सब तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम सीरियस हो? रुद्राक्ष को कुछ नहीं कहा, लेकिन नीरज जी ने जब उसकी आंखों में देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि वो सच बोल रहा है। एक गहरी खामोशी के बाद रुद्राक्ष ने कहा, ये सच है कि मैं आराध्या से 5 साल से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर सका। लेकिन जब मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा था, आपने उसकी शादी मोहित से फिक्स करवा दी। ये कहने के बाद रुद्राक्ष एक पल के लिए रुक गया, फिर एक गहरी सांस लेकर वापस बोलना शुरू किया। मुझे जब ये सब पता चला तब मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन जब मैंने आराध्या को मोहित के साथ खुश देखा तब मैं भी खुश था। मैंने हमेशा उसकी खुशी चाही है, चाहे वो मेरे साथ हो या किसी और के साथ। लेकिन जब मुझे पता चला मोहित ने उसके साथ धोखा किया तो मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। नीरज जी ने अपना सिर नीचे कर लिया। उन्हें पता था ये सब उनकी गलती है। उन्होंने ही तो मोहित को आराध्या के लिए चुना था। वह कुछ कहते हैं उससे पहले ही रुद्राक्ष ने कहा, मुझे पता है ये सब एक्सेप्ट करना उसके लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन वह जब तक इस रिश्ते में कंफर्टेबल नहीं हो जाती, मैं उसके कभी भी फोर्स नहीं करूंगा। मेरे लिए उसकी खुशी सबसे आगे है। नीरज जी ने रुद्राक्ष की तरफ देखा। उन्होंने उसके बारे में जो कुछ सुना था उन्हें वह सब झूठ लग रहा था। वह रुद्राक्ष की आंखों में आराध्या के लिए प्यार और परवाह देख पा रहे थे, लेकिन मोहित ने आराध्या के साथ जो किया उन सब के बाद वह इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते थे। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? हो सकता है कि तुम उसका फायदा उठा रहे हो। और हाँ, एक बात याद रखना, वह मेरी बेटी है। मैं चाहूं तो उसे हमेशा तुमसे दूर रख सकता हूं। उनकी बात सुनकर रुद्राक्ष मुस्कुराया और बोला, वह अब सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मेरी वाइफ भी है। इसीलिए अगर आप चाहे भी तो भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लिविंग रूम के बाहर आराध्या किसी छिपकली की तरह दरवाजे से कान लगाकर अंदर क्या हो रहा है सुनने की कोशिश कर रही थी। आराध्या दीदी, शीला ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आराध्या ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और वापस दरवाजे से अपना कान लगा लिया, लेकिन वह कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। शीला ने उसे ऐसा करते देख कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी बात खत्म होने के बाद वो आपको जरूर बुलाएंगे। आप पेशेंस रखिए। पेशेंस शीला दी, आप पेशेंस की बात कर रहे हो? बाहर जो लोग बात कर रहे हो वो रुद्राक्ष और मेरे पापा है। क्यों होगा? अगर वह दोनों बात करते करते लड़ने लग जाए और अगर पापा ने गुस्से में आकर रुद्राक्ष को मार दिया तो क्या होगा? आराध्या ने बेचैनी से कहा। सर बहुत समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं। वो कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। शीला एक पानी का गिलास आराध्या की तरफ बढ़ाते हुए बोली। आराध्या ने उनके हाथों से पानी का ग्लास ले लिया और एक सांस में सारा पानी पी गई। इधर लिविंग रूम के अंदर एकदम शांति थी। रुद्राक्ष और नीरज जी आमने सामने बैठकर एक दूसरे को ही देख रहे थे। कोई उनके चेहरे को देखकर ये नहीं कह सकता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है।
कुछ देर की खामोशी के बाद नीरज जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी बेटी को यहाँ से ले जाओगे, वह भी मेरे परमिशन के बिना? उनकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने कहा, पहली बात तो ये हम दोनों की शादी आपकी परमिशन के बिना हुई थी, और वह अब मेरी पत्नी है, मैं उसे अपने घर ले जा सकता हूँ, इसलिए मुझे आपकी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो थोड़ा रुककर बोला, और अगर आपको ये लगता है कि मैं आपकी बेटी का फायदा उठा रहा हूँ, तो मैं सारी जिंदगी उसका फायदा उठाना चाहूंगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर नीरज जी मुस्कुराए और बोले, टू बी ऑनेस्ट, जब मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि तुम उसके पति हो, तो मुझे ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि सभी तुम्हें एक हार्टलेस पर्सन के रूप में जानते हैं। लेकिन मुझे तुमसे मिलकर ये समझ आ गया कि तुम वैसे नहीं हो। मुझे उम्मीद है तुम सच में मेरी बेटी को खुश रख पाओगे। रुद्राक्ष के होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे और उसने कहा, मेरे लिए उसकी खुशी सबसे आगे, मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब सुनकर नीरज जी को राहत मिली। उन्हें अब यकीन हो गया था कि रुद्राक्ष आराध्या को सच में खुश रख पाएगा। लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अगर तुमने कभी भी मेरी बेटी को हर्ट किया, वह दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। नीरज जी ने रुद्राक्ष की आंखों में देखकर कहा, आप टेंशन मत लीजिए मिस्टर कपूर, आपकी बेटी का मैं पूरा ख्याल रखूंगा। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर नीरज जी ने अपने सिर हिलाया और कहा, क्योंकि अब मैंने तुम्हें अपना दामाद मान लिया है, तो तुम मुझे अब से पापा कहकर बुलाओगे। रुद्राक्ष उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और कुछ कहने वाला था कि लिविंग रूम में एक मीठी आवाज गूंजी, ये देखो, वहाँ हम कार के अंदर इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। साक्षी के अंदर आते हुए बोली। नीरज जी ने आवाज की ओर देखा। एक जाना पहचाना चेहरा देखते ही उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए साक्षी जी के पास जाकर बोले, साक्षी। साक्षी जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, नीरज, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। नीरज जी कुछ कहने ही वाले थे कि उन्होंने एक लंबे आदमी को उनकी ओर आते देखा। फिर उन्होंने साक्षी जी की कमर के चारों तरफ अपना हाथ लपेट लिया और कहा, मिस्टर कपूर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं साक्षी का हस्बैंड हूँ। नीरज जी ने अपने सामने खड़े इंसान को देखा। इंडिया में हर कोई जानता था कि वो कौन है। आशुतोष सिंघानिया वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन में से एक। इसीलिए रुद्रांश भी अपने पापा की तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। नीरज जी ने अपने मन में सोचा। अपने पति को नजरअंदाज करते हुए साक्षी जी ने नीरज जी से फिर से मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, तुम अब भी वैसी ही दिखते हो। नीरज जी उनकी बात सुनकर हंसते हुए बोले, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, पर तुम खुद को देखो, तुम अभी भी उतनी ही खूबसूरत हो। अपनी तारीफ सुनकर साक्षी जी शर्मा गई। देखो, तुम्हें अभी भी अपनी तारीफ पर ऐसे ही शर्माती हो। कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। नीरज जी मुस्कुराकर बोले। आहम अहमम। आशुतोष जी ने जब उनको ऐसे बात करते हुए देखा तो एक खांसने का नाटक किया। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ ली और नीरज जी की ओर देखा, जो उनकी पत्नी से ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो वहां बिल्कुल भी मौजूद न हो। इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, उससे पहले ही साक्षी जी बोली, भगवान ने हमारे लिए कुछ अलग प्लान किया था, इसलिए हम दोनों अलग हो गए थे। और देखो, अब मैं तुम्हारी समधन हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हूँ। उसे तुम्हारे जैसा एक सांस मिली है और रुद्राक्ष जैसा पति जो सारी जिंदगी उसका ख्याल रखेंगे। नीरज जी ने मुस्कुराकर कहा। उनकी बात पर साक्षी जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब से वह मेरी भी बेटी है और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि वह दुखी रहे। दूर खड़ा रुद्राक्ष ने जब अपनी डैड की फैसल एक्सप्रेशन देखे तो उसका हंसी आ गई। उसको पता था कि आशुतोष जी साक्षी जी को लेकर पजेसिव थे, इसीलिए उसने अपने डैड को टीज करते हुए कहा, डैड, क्यों ना हम मॉम और पापा को अकेले में कुछ बात करने दे। आखिरकार इतने सालों बाद वो मिले हैं, उसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं है। आशुतोष जी ने घूरते हुए धीरे से कहा, रुद्र सही कह रहा है, आप बाहर से मम्मी जी और पापा को ले आइए, तब तक हम दोनों बात कर लेंगे। साक्षी जी ने कहा। तो आशुतोष जी मन मसोस कर वहां से चले गए। नाराजगी। कुछ मिनट बाद
आशुतोष जी दादाजी और दादी को लेकर वापस अंदर आ गए। नीरज जी ने उन्हें आते देखा तो उन्होंने उठकर उनका वेलकम किया। उन्होंने आज पहली बार अशोक जी और अनीता जी को सामने से देखा। अशोक सिंघानिया को पूरे इंडिया में सब रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने दम पर सिंघानिया इंडस्ट्रीज खड़ा किया था और आज वह एशिया का टॉप बिजनेस इंडस्ट्रीज में से एक था। इधर आराध्या अपने कमरे के अंदर इधर से उधर चक्कर काट रही थी। वो बहुत परेशान थी और उससे जब और सहन नहीं हुआ तो वो कमरे से बाहर निकलकर सीधे लिविंग रूम के अंदर जाने लगी। तभी उसके कानों में हंसी की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और सीधे अंदर चली गई। लिविंग रूम। आशुतोष जी को छोड़कर सभी खूब मस्ती कर रहे थे। वह उदास चेहरे के साथ एक कोने में बैठे थे। आराध्या को भरोसा नहीं हुआ कि वो क्या देख रही है। उसने देखा रुद्राक्ष और नीरज जी मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे, साथ ही बाकी सब भी एक दूसरे से बात करने में लगे हुए थे। आराध्या को ये सब देखकर खुशी तो हुई, लेकिन उसे बुरा भी लगा, क्योंकि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो वहां नहीं थी और किसी ने भी यहाँ पर नहीं बुलाया। ये सब सोचकर वो वापस अंदर जाने के लिए मुड़ने ही वाली थी कि साक्षी जी ने उसे देखा और कहा, तुम यहाँ हो। मैं सोच रही थी कि तुम कहाँ हो। फिर उन्होंने अपने बगल की जगह को थपथपाया और कहा, इधर आओ और मेरे पास बैठो। अपनी पत्नी को वहां अकेला खड़ा देखकर रुद्राक्ष उठा और उसकी ओर जाने लगा। रुद्राक्ष को अपनी ओर आते देख आराध्या ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। रुद्राक्ष को उसके हावभाव देखकर यकीन हो गया कि वह किसी बात को लेकर नाराज है। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो। आराध्या ने अपने हाथों रुद्राक्ष के हाथों से अलग किया और कहा, मैं अपने आप चल सकती हूँ। रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। लेकिन आराध्या ने अपना हाथ हटा दिया और कहा, ओह, तो आपको अब भी याद है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। रुद्राक्ष ने हैरानी से आराध्या की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम नाराज क्यों हो? आराध्या उसे इग्नोर करके आगे साक्षी जी के पास चली आई। उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि वह नाराज क्यों है। रुद्राक्ष वापस सोफे पर आकर बैठ गया। उसने आराध्या की तरफ अपनी नजर डाली, लेकिन देखा कि वो उसे नजरअंदाज कर रही थी। ये देखकर उसने अपने मन में सोचा, अब मैंने क्या किया? कुछ मिनट बाद शीला और कुछ नौकरानियां स्नैक्स और ड्रिंक लेकर किचन से बाहर आई। उन्होंने वो सब टेबल पर रख दिया। क्योंकि उन दोनों ने हम सबको बिना बताकर ही शादी की है, तो हम तो सोच रहे हैं हम फिर से उनकी शादी पूरे रस्मों रिवाज के साथ कराए, दादाजी ने कहा। शादी की बात सुनकर ही आराध्या के चेहरे पर बेचैनी आ गई। उसकी और मोहित की शादी में जो कुछ हुआ था वह सब फिर से उसके दिमाग में घूम गया। दादाजी, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम जब तैयार हो जाएंगे तब आपको बताएंगे। रुद्राक्ष ने जब आराध्या के चेहरे के बदलते भाव को देखा तो कहा। हालांकि वह भी चाहता था कि उन दोनों की शादी पूरे रस्मों रिवाज के साथ हो, लेकिन वह अपनी खुशी के लिए आराध्या को तकलीफ में नहीं देख सकता था। हाँ, रुद्र सही कह रहा है, हम इसे उन दोनों पर ही छोड़ देते हैं। और वैसे भी उन दोनों की शादी हो गई है, और अगर वो लोग दूसरी शादी नहीं चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं, साक्षी जी ने कहा। उनकी बात सुनकर आराध्या के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। हाँ, अभी मुझे भी कुछ प्रॉब्लम है, तो सब कुछ ठीक होने के बाद हम शादी के प्लान के बारे में बात कर सकते हैं। नीरज जी एक गहरी सांस लेकर बोले, मैं भी आपसे इस बारे में बात करना चाहता था। हम कपूर इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, तो इस बारे में डिस्कस करना चाहिए, रुद्राक्ष ने शांत भाव से कहा। सॉरी बेटा, पर मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरी बेटी की शादी तुमसे हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम लोगों का फायदा उठाओ। मैं खुश हूं कि उसे तुम जैसा परिवार मिला, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, नीरज जी ने कहा। नीरज, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? अब हम एक फैमिली है, इसीलिए तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, साक्षी जी ने नीरज जी की तरफ देखकर कहा। और ऐसा नहीं है कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज कपूर इंडस्ट्रीज की हेल्प कर रहा है, ये बस एक बिजनेस डील है।
जिससे सिर्फ कपूर इंडस्ट्रीज को ही नहीं सिंघानिया इंडस्ट्रीज को भी प्रॉफिट होगा। आशुतोष जी, जो काफी समय खामोश बैठे थे, उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, डैड सही कह रहे हैं, आपको ये प्रपोजल रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष ने कहा। नीरज जी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आराध्या ने उन्हें रोकते हुए कहा, हाँ पापा, रुद्र सही कह रहा है। मुझे पता है मोहित ने क्या किया। अगर आपने ये प्रपोजल एक्सपेक्ट नहीं किया तो हमारी कंपनी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। प्लीज पापा, अपना मना मत करिए। नीरज ने एक गहरी सांस ली और फिर हाँ में अपना सिर हिलाया। मोहित का नाम सुनते ही रुद्राक्ष की आंखें गहरी हो गई। वह उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। उसने जो आराध्या के साथ जो कुछ किया, उसकी सजा उसे मिलने वाली थी। कुछ देर बाद दादाजी, नीरज जी, आशुतोष जी और रुद्राक्ष बिजनेस के बारे में डिस्कस करने के लिए ऊपर स्टडी रूम में चले गए और दादी, साक्षी जी और आराध्या किचन में चले गए लंच बनाने के लिए। आराध्या ने देखा साक्षी जी पकौड़े बना रही हैं तो वो उनके पास गई और बोली, माँ, आपको ये बनाना आता है? ये सच में देखने से बहुत टेस्टी लग रहा है। ये मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। तुम इधर आओ, मैं भी तुम्हें सिखाती हूँ। ये कैसे बनाते हैं? साक्षी जी ने मुस्कुराकर कहा। उनकी बात सुनकर आराध्या का चेहरा खिल उठा, क्योंकि उसे अपनी माँ से कभी कुछ सीखने का मौका नहीं मिला था। जब साक्षी जी आराध्या को पकौड़े बनाना और तलना सिखा रही थी, तभी पीछे से किसी ने आकर कहा, वाह पकौड़े, क्या मुझे एक मिल सकता है? ये अभी तक रेडी नहीं हुआ है। और तुम अब तक कहाँ थे? यहाँ आने के बाद मैंने तुम्हें एक बार भी नहीं देखा। साक्षी जी ने समर्थ की तरफ देखते हुए कहा। तो समर्थ मुस्कुराते हुए बोला, कंपनी में कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। फिर वो अपनी भाभी की ओर मुड़ा और बोला, आह भाभी, आप भी पकौड़े बना रहे हो? आराध्या ने उसकी ओर देखकर अपना सिर हिलाया। समर्थ दिखने में बहुत हैंडसम था और काफी हद तक रुद्राक्ष की तरह ही दिखता था। हमें परेशान करने के बजाय तुम स्टडी रूम में जाकर अपने भाई के साथ बिजनेस के बारे में डिस्कस क्यों नहीं करते? साक्षी जी ने उसे किचन से बाहर निकालते हुए कहा। लेकिन समर्थ ने प्लेट से पकौड़े उठाया और मुंह में डालते हुए बोला, मेरा वहां पर कोई काम नहीं है। आपको पता है ना, मुझे वो सब समझ में नहीं आता और मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। ये सुनकर आराध्या ने समर्थ से पूछा, तुम अपने भाई के साथ उसी कंपनी में काम क्यों नहीं करते? नहीं भाभी, हम अलग अलग कंपनियां चलाते हैं। आपको तो पता है, सिंघानिया इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट भाई है और ग्लोबल एंटरटेनमेंट सिंघानिया इंडस्ट्रीज के अंदर ही आता है। लेकिन भाई को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए ग्लोबल एंटरटेनमेंट का प्रेसिडेंट में हूँ। समर्थ ने आराध्या को समझाते हुए कहा। आराध्या जानती थी कि ग्लोबल एंटरटेनमेंट सिंघानिया इंडस्ट्रीज के अंडर ही है। उसने ये भी सुना था कि ग्लोबल एंटरटेनमेंट का सीईओ समर्थ सिंघानिया है, जिसे बहुत क्रूर माना जाता था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हर कोई उससे डरता था। आराध्या ने देखा समर्थ बार बार साक्षी जी से छुपाकर पकौड़े चुराने की कोशिश कर रहा है। ये सब देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो वही समर्थ सिंघानिया है जिससे पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री डरती है। वह इतना तो समझ गई थी, बाहर के लोग जैसे सिंघानिया फैमिली को जानते थे, वो सब वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। आराध्या को अपने ख्यालों में खोए हुए देखकर समर्थ ने उसके चेहरे के सामने अपनी उंगलियां कर दी और कहा, क्या हुआ भाभी, आप क्या सोच रही हैं? कहीं आप भाई के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? आराध्या ने और कुछ नहीं कहा और अपना सिर नीचे कर लिया। तुम अपनी भाभी को इस तरह तंग मत करो। ऊपर जाओ और सबको लंच करने के लिए नीचे बुलाकर लाओ, साक्षी जी ने समर्थ के कान खींचते हुए कहा। समर्थ दर्द में चिल्लाया और कहा, ओ मॉम, दर्द हो रहा है। ठीक है, पहले मुझे छोड़ दीजिए, मैं जा रहा हूँ। समर्थ के वहां से जाने के बाद उन्होंने सारा खाना टेबल पर रखना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगला भाग और भी रोमांचक होगा, तो बने रहिए नॉवल वर्ल्ड के साथ।